दोस्तों, आप सभी का हित स्टडी ग्रुप में हार्दिक स्वागत। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। आज अपन इसी सीरीज़ के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट का नाम है कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग फलन क्या होता है? तो चलिए अपन पढ़ते हैं उपभोग फलन क्या है। उपभोग फलन पढ़ें इससे पहले थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और केन्जियन इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे और किन्स ने क्या कहा। आप सब जानते ही हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट जो हुआ वो किन्स की बुक के पब्लिश होने के बाद मीन 1936 के बाद से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या कहा और किन्स ने क्या कहा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि हमेशा किसी अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, बेरोजगारी की कोई स्थिति नहीं रहती है। इन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार से कम की अवस्था तो असाधारण है और यही वजह रही। किन्स ने इसकी आलोचना की। किन्स का मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का होना एक स्पेशल कंडीशन हो सकती है, एक विशेष दशा हो सकती है, और इन्होंने रोजगार के सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया और ये सारी प्रत्येक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे लागू हुआ। दूसरी बात करते हैं अपन कि क्लासिकल ने क्या कहा और किन्स ने क्या कहा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में बात करें तो जे.बी. से का नाम आपने सुना होगा। जे.बी. से ने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। अब स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड को क्रिएट करती है। एक बात इससे तय होती है कि जब सप्लाई मतलब प्रोडक्शन होगा तो डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन की कोई कंडीशन नहीं रहेगी। इन्होंने अति उत्पादन की अवस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन किन्स ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। जस्ट अपोजिट किन्स की थियोरी थी। किन्स ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा नहीं करती है, जबकि डिमांड जो है वो अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है। तो इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और ये किन्स ने कहा। तीसरा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा? क्लासिकल ने कहा कि लेसेस फेयर की नीति होती है। लेसेस फेयर जानते होंगे आप, अबंध की नीति कहते हैं जिसको, जिसमें सरकार का कोई इंटरफियर नहीं होता है, फ्री इकोनॉमी होती है। जबकि इस व्यवस्था का जो परिणाम हुआ वो आप सभी जानते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया था, महामंदी आई थी, और वो महामंदी इसी का परिणाम रही। इसी के बाद 1930 के बाद से आपने देखा होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में किन्स के सिद्धांतों को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि 1936 में किन्स की बुक आई और इसके बाद से नए सिद्धांत दिए गए और इसमें सरकार के दखल को आवश्यक समझा गया, सरकार के हस्तक्षेप को सही ठहराया गया। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि लेसेस फेयर को जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो मानते थे, लेकिन किन्स ने क्या कहा कि गवर्नमेंट इंटरफियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इस बात की भी किन्स ने आलोचना की थी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे कि हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, जिसका किन्स ने खंडन किया था। दूसरी बात, जे.बी. से ने बाजार नियम में बताया था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। इस बात का भी किन्स ने खंडन किया था और कहा था कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं निर्धारित करती है। आगे बात करें अपन 1929 से 33 के बीच की महामंदी की स्थिति में देखें तो बेरोजगारी अपने चरम पे थी और राष्ट्रीय आय बहुत कम थी, इनकम बहुत कम थी। उस समय 1936 में किन्स की एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद से यह माना जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसने दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि की। इसमें रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत का खंडन किया गया। किसके अंदर? किन्स की बुक में जो क्लासिकल सिद्धांत थे उनका खंडन किया गया
और आय रोजगार के नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। किन्स का रोजगार सिद्धांत एक अल्पकालिक सिद्धांत है। उपभोग फलन किन्स के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये किन्स है, उपभोग फलन किन्स के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आगे देखिएगा, किन्स के अनुसार उपभोग पर प्रमुख रूप से आय का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? आय का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने कहा कि उपभोग आय का फलन होता है। आगे देखिएगा आप, यदि आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ेगा, यदि आय बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उपभोग बढ़ेगा, और वाइस वर्सा, यदि आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपभोग किस प्रकार की आय पर निर्भर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि उपभोग जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है उस पे डिपेंड होता है। एक अर्थव्यवस्था में उपभोग समग्र आय का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यदि अपन एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट कंजम्पशन होता है। उपभोग के व्यवहार की बात करें तो उपभोग आय का फलन होता है। इसका संबंध आय से होता है क्योंकि यहाँ अन्य सारे तत्वों को स्थिर माना गया है। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं उपभोग फलन की? उपभोग और आय के बीच फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। इसे अपन बीजगणितीय रूप में कैसे लिखें, समीकरण के रूप में लिखें तो C इज़ द फंक्शन ऑफ वाई डी। C का मतलब होता है कंजम्पशन, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई का मतलब इनकम से है, और यहाँ इनकम डिस्पोजेबल है, प्रयोज्य आय है, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और F डिनोट करता है फंक्शन को। यहाँ पर आय के अलावा अन्य सभी तत्व जो उपभोग को प्रभावित करते हैं उन्हें स्थिर माना गया है। अब हम देखते हैं कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में संबंध कैसा है। तो हम जानते हैं कि उपभोग और आय के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। नंबर 1, संबंध कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब डायरेक्ट रिलेशन का मीनिंग ये हुआ कि आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, और आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। नंबर 2, यदि एक समय विशेष में आय में वृद्धि होती है तो पूरी बढ़ी हुई आय उपभोग पर खर्च नहीं की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो भी आय बढ़ती है वो पूरी की पूरी उपभोग पर खर्च नहीं की जाएगी। उपभोग में जो वृद्धि है वो आय में वृद्धि के अनुपात में कम होगी। तीसरी बात कि आय शून्य हो सकती है लेकिन उपभोग कभी शून्य नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है कि आय शून्य हो सकती है लेकिन उपभोग शून्य नहीं हो सकता है। अब बात हमारे सामने ये आती है कि जब उपभोग आय पर डिपेंड है तो आय ही शून्य है तो उपभोग भी शून्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को ज़िंदा रहने के लिए कुछ न कुछ कंजम्पशन तो करना पड़ेगा, चाहे वो कमाता है या नहीं कमाता है। बिल्कुल घर पे बैठा हुआ है, उसकी इनकम ज़ीरो है, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ कंज्यूम तो करता ही करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इनकम ज़ीरो होती है तो उपभोग ज़ीरो नहीं होगा। अब इसको अपन एक टेबल से समझते हैं। जैसे इनकम ले लेते हैं और एक तरफ अपन कंजम्पशन लेते हैं, तो हम जानते हैं कि C इज़ द फंक्शन ऑफ Y। ये हमारी YD है। यदि आय शून्य है तो आप बताइएगा क्या उपभोग शून्य होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। यदि आय ज़ीरो है लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कुछ न कुछ कंजम्पशन किया जा रहा है, माना कि 20 रुपये का कंजम्पशन किया जा रहा है। यदि आय बढ़ के 50 रुपये हो गई तो हमारा उपभोग बढ़ के माना कि 60 रुपये हो गया। तो आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि हुई। माना कि आय बढ़कर 100 रुपये हो जाती है और उपभोग भी बढ़कर 100 रुपये हो जाता है। आगे देखिएगा, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, हमने बताया था कि बढ़ी हुई आय का भाग उपभोग में पूरा का पूरा खर्च किया जाए आवश्यक नहीं है। यदि आय बढ़कर 150 रुपये हो जाए तो उपभोग बढ़कर 140 रुपये, उपभोग व्यय जो है वो 140 रुपये हो जाता है। तो शुरुआती कंडीशन में देखिएगा, स्टार्टिंग में देखिए कि पहली स्थिति देखिए जब ज़ीरो है इनकम लेकिन कंजम्पशन कुछ न कुछ
ज़रूर करेगा जो कंज्यूमर है। जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर आय और उपभोग दोनों बराबर होते हैं और निरंतर आय के बढ़ने पर पूरी की पूरी आय उपभोग पर व्यय की जाए, खर्च की जाए, कोई आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता कुछ न कुछ सेविंग्स भी करता है। इसे हम चाहें तो एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन जो अपन ने तालिका के माध्यम से समझा, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। तो देखिएगा, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। इधर हम कंजम्पशन को बता दें, इधर इनकम को बता देते हैं। हमने आय कहाँ तक ली थी? 150 तक। तो ये 0 हो गया, ये 50, ये 100 और ये 150। तो ये लिख लेते हैं 50, ये 100 और ये 150। इधर अपन ने जो कंजम्पशन लिया था वो कहाँ तक था? 140 तक। तो हम चाहें तो 20-20 के बना सकते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 तक बना लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैं 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100, ये 120, ये 140 और ये 160। फर्स्ट अपन ने देखा था कि जब आय शून्य है, ध्यान दीजिएगा, इसका अपन एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो कैसे करें। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 45 डिग्री एंगल पे। ये 45 डिग्री पर एक रेखा खींची है मैंने और जिसको मैंने नाम दिया है y। ये y क्या है? यह 45 डिग्री एंगल बनाने वाली एक रेखा जो आय और उपभोग के बीच समरूपता को प्रदर्शित करती है। ये एक समरूप रेखा है जो आय और उपभोग को समान रूप में बांटती है। अब यहाँ देखिए कंजम्पशन लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो हमने बताया था कि जब इनकम ज़ीरो होती है तो कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होता है। वहाँ हमने बताया था कि उपभोग कितना होगा? 20 रुपये का होगा। तो पहला पॉइंट अपना ये हो गया 20। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि जब आय बढ़कर कितनी हो जाती है? 50 रुपये हो जाती है तो उपभोग बढ़कर 60 हो जाता है। जब इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 50 हो गई, तो उपभोग बढ़ के कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। तीसरा पॉइंट देखिएगा आप कि यदि आय बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो उपभोग बढ़कर 100 रुपये हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखिएगा, ये यहाँ वाली स्थिति है जब आय भी बढ़कर 100 रुपये हुई और उपभोग भी 100 रुपये हो गया। नेक्स्ट देखिए, जब आय बढ़कर 150 रुपये हो जाती है तो उपभोग बढ़कर 140 रुपये हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को अपन ने यहाँ ड्रॉ किया। यदि हम एक लाइन खींचेंगे, यदि आप ड्रॉ करेंगे सही तरीके से, तो एक ऐसी लाइन आती है और इस लाइन को अपन कहेंगे कंजम्पशन लाइन। ये है हमारी उपभोग रेखा। अब इसके स्लोप को कैसे डिसाइड करें, इसके स्लोप को क्या कहा जाए, इसके स्लोप को कौन डिसाइड करता है, उसको भी आगे अपन पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया होगा कि प्रारंभिक स्थितियों में देखें जब आय कम है और उपभोग अधिक है तो क्या करेगा? जो कंज्यूमर अपनी पहले की सेविंग्स है, जो पहले की सेविंग्स है उन्हें यहाँ पर खर्च करेगा। तो यहाँ पे सेविंग्स उसकी क्या होती जाएगी? माइनस होती जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ उसकी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन। और इसके बाद की स्थिति आप देख रहे हैं जहाँ पे इनकम तो ज़्यादा है लेकिन उसका कंजम्पशन कम है, यहाँ पर इसकी सेविंग्स धीरे धीरे प्लस होने लगती हैं। अब यदि मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो हम कंजम्पशन फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि c इज़ द फंक्शन ऑफ c बार प्लस बी वाई, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं कि c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। यहाँ पर a से क्या अभिप्राय है? यहाँ a का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन जो 20 है, जब इनकम भले ज़ीरो है लेकिन कंजम्पशन ज़ीरो नहीं है। तो ये a, या फिर अपन इसको बार c बार जो लिखा है इसका अभिप्राय है ऑटोनोमस कंजम्पशन।
जो एक उपभोग का न्यूनतम स्तर है, जहां आय भले ही शून्य होगी लेकिन उपभोग कभी शून्य नहीं होगा। यहाँ बी से क्या अभिप्राय, ये जो बी है वो एमपीसी है। एमपीसी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको अपन कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ये कॉफिशिएंट है यहाँ पे, और वाई जो कि इनकम है। आगे अपन देखते हैं कि यदि टेक्निकल फॉर्म में बात करें, आगे एक आध सवाल सॉल्व करते हैं इसका अपन, कि माना सी ज्ञात करना है अपने को, कंजम्पशन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करें। सी अपने को फाइंड करना है, सी बार हमको दे रखा है 200 और एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी 0.5 है और इनकम दे रखी है 1000 रुपीज़। अब हमको ज्ञात क्या करना है, सी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सी का फॉर्मूला। तो सी का फॉर्मूला क्या होगा, सी इक्वल्स टू सी बार, या आप चाहें तो ए लिख सकते हैं इसको, प्लस बी वाई। बी मैंने बताया आपको, बी कंजम्पशन लाइन का ढाल है जिसे हम कहते हैं एमपीसी। तो यहाँ लिखेंगे सी इक्वल्स टू सी बार हो गया 200 प्लस बी, बी मतलब एमपीसी, एमपीसी कितना है हमारा 0.5 और आय है हमारी 1000 रुपये। तो आगे देखेंगे अपन कि सी बराबर 200 प्लस 0.5 में यदि 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आएगा, तो हमारा सी निकल के आ जाएगा 700। तो ये सवाल इजी गोइंग आराम से अपन ने ज्ञात कर लिया कि सी कैसे ज्ञात करते हैं। आगे अपन बात करेंगे कि एपीसी और एमपीसी क्या होते हैं। तो एपीसी और एमपीसी को डिस्कस करेंगे अपन आगे, कि उपभोग की प्रवृत्तियाँ जो हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं कि आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन का जो संबंध है वो इसकी उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। तो उपभोग की अपन प्रवृत्ति पढ़ेंगे कि प्रवृत्ति कितने टाइप की हो सकती हैं। तो इस प्रवृत्ति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रवृत्ति होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरी प्रवृत्ति को हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को उपभोग की प्रवृत्ति कहा जाता है। किसके बीच में, इनकम में चेंज और कंजम्पशन में चेंज। कारण कौन होगा, ये परिणाम स्वरूप इसमें चेंज होगा। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसे अपन कहेंगे उपभोग की प्रवृत्ति। इन्हें हम दो तरीके से माप सकते हैं, एक तो एपीसी और दूसरा एमपीसी के माध्यम से। तो आगे देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एपीसी। एपीसी क्या है, एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी क्या बताती है, औसत को बताएगी। किसके औसत को बताएगी, सी बाय वाई को बताएगी। आय और उपभोग के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी क्या होगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी घटती जाती है। क्यों घटेगी, क्योंकि व्यय की गई आय का अनुपात आय में वृद्धि के साथ कम होता है। हमने बताया था जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग आय के अनुपात में कम बढ़ता है। इस कारण जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी कम होती जाएगी। इसको भी अपन एक टेबल के थ्रू समझेंगे। दूसरा देखिएगा, एमपीसी क्या होती है। अब हम एमपीसी देखते हैं। एमपीसी क्या है, मैंने बता दिया था, वो कोफिशिएंट बी जहाँ लिखा था अपन ने, ये कंजम्पशन फंक्शन की जो लाइन है उसके स्लोप को बताती है। स्लोप मतलब ढाल को बताती है। एमपीसी को लिखा जा सकता है फॉर्मूले में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मीनिंग ये है कि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ मैं, पहली विशेषता की बात करूँ तो नंबर 1, एमपीसी
हमेशा MPC हमेशा धनात्मक होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी आय में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप उपभोग व्यय में कुछ न कुछ वृद्धि तो होगी ही होगी, अर्थात उपभोग व्यय में वृद्धि कभी शून्य नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि MPC हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आय में वृद्धि से उपभोग में कुछ न कुछ वृद्धि ज़रूर होगी, उपभोग कभी शून्य नहीं होगा। नंबर 2 समझिएगा, पॉइंट नंबर 2 कि MPC हमेशा इकाई से कम होती है। MPC हमेशा इकाई से कम होती है। गणितीय तौर पे बात करें तो MPC का जो मूल्य है उस मूल्य को अपन कह सकते हैं कि MPC 0 से तो ज़्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। ये MPC की रेंज है। इससे हमें ये पता लगता है कि उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि की अपेक्षा कम होती है। तीसरी बात पूछा जाता है कि गरीब वर्ग के लिए, यदि पुअर की बात करें तो गरीब वर्ग की MPC क्या होती है, तो मैं बता दूं आपको कि गरीब वर्ग की जो MPC है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी आय का अधिक भाग उपभोग पर खर्च किया जाएगा, जबकि धनिक की MPC जो रिचेस्ट या रिच फैमिली है उनकी MPC कम होती है, क्योंकि इन लोगों की आय निर्धनों से ज़्यादा होती है तो वे अपनी संपूर्ण आय को उपभोग पर खर्च नहीं करते हैं, या जो आय खर्च करते हैं वो उनकी आय का बहुत छोटा भाग होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि अल्प विकसित देशों में MPC क्या होगी? ज़्यादा होगी, जबकि विकसित देशों में MPC कम होगी। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे अपन कुछ एग्जाम्पल से, एक टेबुलेशन से मैं आपको बता दूं, एक टेबल से हम देखेंगे कि MPC और APC को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं APC और MPC को कैसे ज्ञात करें। इनकम लिख लेते हैं, कंजम्पशन लिख लेते हैं, और हमें ज्ञात क्या करना है? APC ज्ञात करनी है और MPC ज्ञात करनी है। चलिए अपन इनकम लिखते हैं। माना कि 120 इनकम मान लेते हैं, 120, 180 और 240 फिक्स अपन ने कर दिया। यहाँ 60 रुपये की वृद्धि हो रही है। उपभोग में अपन मान लेते हैं 50 रुपये की वृद्धि होती है। जब आय 120 है तो हमने मान लिया उपभोग भी 120 है। बराबर की स्थिति कंडीशन से अपन शुरुआत करते हैं। जब आय 180 रुपये हैं तो उपभोग 170 रुपये, और आय 240 है तो उपभोग 220 रुपये। अब APC कैसे याद करते हैं? आपको क्लियर है कि APC ज्ञात करने का सूत्र क्या है? APC ज्ञात करने का सूत्र है C/Y, जबकि MPC को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ΔC/ΔY। हम ज्ञात करेंगे APC। APC कैसे ज्ञात करेंगे? C 120, Y 120, 120/120, तो APC कितनी आ जाएगी? 1। दूसरा देखिए 170/180, आप भाग लगा के देख सकते हैं। 170/180, 17 में 18 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.92। आगे फिर देखिएगा 220 और 240, तो 220/240 इसको अपन काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.91। मैंने कहा था आपको कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे MPC घटती जाती है, MPC कम होती जाती है, क्योंकि जितनी आय बढ़ेगी उस अनुपात में उपभोग कम बढ़ता है। इस कारण औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती जाती है। अब MPC की बात करें अपन, तो MPC कैसे ज्ञात करते हैं? तो ΔC/ΔY, आय में होने वाला चेंज और उपभोग में होने वाला चेंज, इन दोनों का जो अनुपात है उसे अपन MPC कहते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं फर्स्ट, क्योंकि ये अतिरिक्त इकाई से प्राप्त, अब ये अतिरिक्त इकाई की बात करता है MPC। तो जब अतिरिक्त इकाई की बात होती है तो हम पहली इकाई को तो ले नहीं सकते हैं, तो दूसरी इकाई की बात करें अपन, तो देखिएगा 170/180, ठीक है।
चेंज को देखिएगा, 120 से 170, 120 से 180, कितना चेंज है, पहले वाले को देखना नहीं है अपने को। दूसरे में चेंज देखिएगा, तो चेंज है इधर तो 50 और इधर 60 का, तो चेंज में अपन डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है अपना 0.83। दूसरा फिर देखिएगा, इधर चेंज कितना आया, इधर चेंज कितना आया। जब एक्स्ट्रा यूनिट की बात करें तो एडिशनल यूनिट की बात करें तो इधर चेंज फिर से 50 और इधर चेंज 60, तो वापस आपका आंसर क्या आएगा 0.83। यहाँ पर एमपीसी स्थिर है। एमपीसी स्थिर क्यों है, क्योंकि आय निश्चित एक स्थिर अनुपात में बढ़ती है और उपभोग भी स्थिर अनुपात में बढ़ता है, तो एमपीसी भी क्या है, स्थिर है। तो इस तरीके से हम एमपीसी, एपीसी और उपभोग क्या है, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है। तो चलिए अपन देखते हैं कि एपीसी और एमपीसी में क्या संबंध है। बात करेंगे एपीसी और एमपीसी की, दोनों में क्या रिलेशन है। तो एपीसी एमपीसी में रिलेशन की बात करें तो जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो औसत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन की दर है। नंबर 1 किसकी दर है, परिवर्तन की दर है। कौन, एमपीसी। मैंने पहले ही बताया है, ढाल को बताती है और ढाल परिवर्तन को बताता है। नंबर 2 चक्रीय उतार चढ़ाव के दौरान जब आय में परिवर्तन होगा, किसके दौरान, चक्रीय उतार चढ़ावों के दौरान। ध्यान दीजिएगा, चक्रीय उतार चढ़ाव यदि होते हैं तो चक्रीय उतार चढ़ाव के दौरान जब आय में परिवर्तन होता है तो एमपीसी और एपीसी दोनों परिवर्तित होंगे। कब, जब चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं तो दोनों में परिवर्तन होगा। तीसरा, जब आय बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, जब आय बढ़ती है तो एपीसी और एमपीसी दोनों घटेंगे। जब आय बढ़ती है तो एपीसी और एमपीसी दोनों घटेंगे, लेकिन एमपीसी तेज़ी से घटती है। एमपीसी की जो प्रवृत्ति होती है वो जब आगे एम लगता है तो तेज़ स्पीड से जुड़ा हुआ है। तो याद रखने के लिए स्पीड याद रखना है, आप टेक्निकल ध्यान मत रखिएगा। यहाँ एम तेज़ गति से गिरने से संबंध बता रहे हैं अपन कि जब एमपीसी और एपीसी दोनों गिरती हैं तो एमपीसी तेज़ गति से गिरती है। लेकिन जब तीसरी बात, आय बढ़ती है तो हमने कहा दोनों गिरेगी, लेकिन एमपीसी तेज़ी से गिरेगी। लेकिन यदि आय बढ़ती है, यदि आय बढ़ती है तो क्या होगा, यदि आय घटती है तो क्या होगा। आय बढ़ने पर तो बता दिया, तो आय घटेगी तब एपीसी और एमपीसी दोनों में वृद्धि होगी। जब दोनों में वृद्धि होती है तो हम कहेंगे कि एपीसी अपेक्षाकृत कम बढ़ती है। तो क्लियर हो गया कि एमपीसी की बढ़ने की दर अधिक होती है। तो एमपीसी तेज़ी से बढ़ती है और तेज़ी से घटती है। अगला, किन्स ने क्या कहा। किन्स ने अल्पकाल में, अल्पकाल की बात करें, यदि शॉर्ट रन की बात करें तो किन्स ने क्या कहा। यदि शॉर्ट रन की बात करें तो किन्स ने कहा शॉर्ट रन में एपीसी एमपीसी से अधिक होती है। लेकिन लॉन्ग रन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी दोनों बराबर होते हैं। जब हमने अभी एक डायग्राम, एक तालिका बनाई थी, तो तालिका में आपने देखा होगा कि एपीसी आपकी 0.92 0.91 आई थी और एमपीसी आपकी 0.83 0.83 थी। इसका मतलब क्लियर है कि अल्पकाल में एपीसी एमपीसी से अधिक होती है, लेकिन दीर्घकाल में दोनों बराबर होती है। आज का टॉपिक फिनिश हुआ। वेरी थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।